अच्छा, मैं दोबारा वो ऑडियो प्ले करूँगा और जाना। अब सुनाई दी है? जी। जी ठीक भाई। है, ठीक है बस। अच्छा, ये हार्ट साउंड आपने पहले सुनी हुई है, ये कौन सी हार्ट क्या है इस में? गैलप रिदम। ठीक है लब। एक्सलेंट, गैलप रिदम। केंटकी। केंटकी रिदम जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये गैलप रिदम है। और स्पेसिफिकली कौन सा गैलप है? S3। S3 गैलप, S3। एक्सलेंट। तो दिस वाज S3 गैलप। अब हम एक और साउंड सुनेंगे जो इससे थोड़ी मिलती जुलती है। आपने बस ये गौर करना है कि इस साउंड में वही हार्ट साउंड जब सुनते हैं तो S1 और S2 के अलावा कोई एक्स्ट्रा साउंड है? अभी आप ये पहले इस चीज़ पे गौर करें। और दूसरा कि कोई क्या उस रिदम पे बैठ रही है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इस हार्ट साउंड को ज़रा सुने। तो कोई एडिशनल साउंड सुनाई दे रही है? भाई दो साउंड्स ही हैं सिर्फ। सिर्फ दो साउंड्स हैं? इसको दो ज़रा के तो बाद तीसरी भी है। एक तीसरी में ज़रा वॉल्यूम अप करता हूँ और आपने इसको ज़रा गौर से सुनना है। अब तीन सुनाई दी फर्स्ट हैं। और सेकंड के दरमियान एक आवाज है। थर्ड और सेकंड के दरमियान एक आवाज़ है। अच्छा, ये आवाज़ जो है ये डिस्क्रीट है, मतलब दोनों के दरमियान कंटिन्यूस है, या एक थोड़े से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ रही है, थोड़े से टाइम के लिए आ रही है? टाइम के लिए आ रही है। टाइम के लिए आ रही है। ठीक है, जब भी आप हार्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे प्रैक्टिस में, तो अगर कोई साउंड है जो डिस्क्रीट है, मतलब थोड़े से टाइम के लिए आ रही है, वो एक एडिशनल हार्ट साउंड होगी। और अगर कोई साउंड कंटिन्यूस है जो S1 और S2 के दरमियान आ रही है, या आधे रास्ते दरमियान में जा रही है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, उसकी लेंथ है, ड्यूरेशन है, तो वो मरमर होगा। आपने अभी एक डिस्क्रीट हार्ट साउंड सुनी है। क्या ये हार्ट साउंड शार्प थी कंपेयर टू S1 या S2, या मोर और लेस उन्हीं की तरह की थी? मतलब लो पिच थी, हाई पिच थी, ड्रम की तरह की आवाज़ थी, चीखने की तरह पतली आवाज़ थी S1 S2 के मुकाबले में? एक बार दोबारा सुने। तो पिच हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, क्या ये लो पिच है या हाई पिच साउंड है? लो 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 पिच। लो पिच साउंड है, एक्सीलेंट। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक और लो पिच साउंड हमने भी अभी हम सुन रहे, जो एक लो पिच साउंड है S1 और S2 के दरमियान है। क्या ये लो पिच साउंड जो हमने लास्ट टाइम एक रिदम से डिस्कस किया था केंटकी के साथ, जो हमने कहते केंटकी केंटकी केंटकी, क्या ये उस रिदम पे बैठ रही है लो पिच साउंड? ये जो रिदम है तीनों साउंड्स का? नहीं। चलो ठीक है, तो ये क्या है, ये S3 गैलप नहीं है। लेकिन तीन हार्ट साउंड्स एक रिदम में आ रही हैं, तो ये एक गैलप तो है, क्योंकि तीन हार्ट साउंड्स आ रही हैं। अब मैं एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखूँगा, अनदर वर्ड, जिसके प्रोनाउंसिएशन मुझे स्पेलिंग खुद नहीं आते। आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन दिल में रखनी है और देखना है क्या हार्ट साउंड इसके ऊपर मतलब इस रिदम पे ही आ रही है या नहीं। लास्ट टाइम हमने केंटकी 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 किया था, इस बार आपने टेनेसी 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 इस रिदम को फॉलो करना है। और स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखे, टेनेसी टेनेसी टेनेसी। केंटकी 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 हमने लास्ट टाइम देखा था, और अभी जो रिदम है टेनेसी टेनेसी टेनेसी। तो इस हार्ट साउंड को एक बार दोबारा सुनते हैं। तो क्या ये हार्ट साउंड उस रिदम पे हार्ट साउंड पूरा जो तीनों हार्ट साउंड है उस रिदम पे आ रही हैं, बैठ रही हैं या नहीं? तो क्या रिदम Yes, सेम है? जी भाई।
रिदम सेम है। तो एक एडिशनल हार्ट साउंड, क्योंकि डिस्क्रीट है टाइम में, लो पिच्ड है, और इसका जो रिदम है वो जो बर्ड फ्लू है टेनेसी उसके हिसाब से है। जो आप हार्ट साउंड एक्स्ट्रा सुन रहे हैं दैट इज़ कौन सी हार्ट साउंड होनी चाहिए, S1, S2 या S3? S3 S1 रिलेटेड लग रही है। S1 रिलेटेड लग रही है। S1, 2, 3 के अलावा कोई और हार्ट साउंड हो सकती है? फोर S4, फोर केलर S4 हो सकती है। दिस वाज एन S4, और S4 के साथ जो आपने अभी रिदम सुना है दिस इज एन S4 कैलप। तो S3 कैलप हमने लास्ट टाइम देखा कि हार्ट फेलियर में होता है। S4 कैलप किस में होता है, किसी को पता है? When atrial contract against a different ventricle. बिल्कुल, व्हेन एट्रिया कंट्रैक्ट्स अगेंस्ट अ स्टिफ वेंट्रिकल। तो क्या कोई ऐसा डिजीज कॉमन सा जिसके Chronic hypertension. सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एक्सीलेंट, बिल्कुल। तो सिस्टेमिक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, देखो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के ही रिस्पॉन्स में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज्ड आफ्टर लोड सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, कार्डियक वर्क डैमेज, रीमॉडलिंग, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो systemic hypertension is one of the causes, and an S4 may be present in a patient who has systemic hypertension. So this was S4. Always remember S4 का मतलब क्या है कि atria are contracting against a stiff ventricle. Stiff ventricle यानी कि hypertrophied ventricle. और S3 की पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जब भी वेंट्रिकल के अंदर पहले से ब्लड होगा या डायलेटेड सा वेंट्रिकल होगा, उसके अंदर जब न्यू ब्लड एट्रिया से इंट्रोड्यूस होगा तो जो टर्बुलेंस क्रिएट होगी उसकी वजह से S3 सुनाई देगी। तो S3, S4 और इन्हीं के साथ साथ हम जल्दी से हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरटेंशन की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी डाइवर्स किस्म की है, पर हमने अभी फोकस करना है कि एक पेशेंट अगर OPD में हमारे पास आ रहा है और हमने डायग्नोज किया है कि उसका BP 140/90 से ऊपर है, और हमने फिर दोबारा बुलाया ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स वी हैव measured the BP and it comes out to be greater than 140/90, we diagnose the patient as having hypertension. What are the drugs which we can use for the treatment of hypertension? Groups क्या हैं drugs के? ACE inhibitors, ACE inhibitor. Excellent. ACE inhibitors मैंने सुना है, beta blockers और diuretics, Calcium channel excellent blocker. ACIs, beta blockers, Vasodilators. excellent. एक सेकंड, थोड़ा सा मैं स्लो हूँ। CCBs, अच्छा डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में स्पेसिफिकली कोई क्लास आपके ज़हन में आती है? spironolactone, एक्सीलेंट। तो एक है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है? चलो उसको हम बाद में Potassium देखेंगे। sparing. बिल्कुल, पोटेशियम स्पेयरिंग है। potassium sparing diuretic, बिल्कुल है। इसके अलावा कोई और ड्रग या रिप्रेजेंटेटिव ड्रग? थायराइड, एक्सीलेंट, थायराइड्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने सुना था वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स में कोई नाम आपको याद आते हैं स्पेसिफिकली? ये मैं लिखता जाऊँ। एक्सीलेंट, नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स, ये भी दे देते हैं। अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में स्पेसिफिकली कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगर आपको याद हो? फार्माकोलॉजी में आपने 2 ग्रुप्स पढ़े थे, डाइहाइड्रोपिरिमिडीन्स और डाइहाइड्रोपिरिडीन्स एंड नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स। तो कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो आपको याद हो? amlodipine, एक्सीलेंट, एम्लॉडिपिन, निपिडिपिन, निकार्डिपिन, फेमोडिपिन, ये सारे हैं जो यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन की कंट्रोल में। अच्छा, अब आपने इतने ज़्यादा ड्रग्स लिख लिए और बिल्कुल ये सारे इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास अब सवाल ये है कि कौन से ड्रग्स इनमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, कौन से ड्रग्स शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में ड्रग्स हैं वो आगे हमें न्यूरोलॉजी जब तक पहुँचेंगे स्ट्रोक के साथ उनको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, और स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में 2 सिनेरियोज़ हैं जिससे आपके लिए आसानी होगी याद रखना। आपके पास 2 पेशेंट्स हैं न्यूली डायग्नोस्ड हाइपरटेंशन के,
Patient number 1 is a 65-year-old patient. This is the only pertinent history. Patient number 2 is a 54-year-old patient, and patient number 3 is an African patient. लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं फॉर द इन हाइपरटेंशन, उनको हम सिंपली याद रख सकते हैं एज ABCs and Ds: ACE inhibitors, beta blockers, calcium channel blockers and diuretics. तो क्वेश्चन नाउ इज, इनमें से कौन सा ड्रग ग्रुप किस पेशेंट में स्टार्ट करना चाहिए? आप में से किसी को आइडिया है या याद हो अगर कि कौन से ग्रुप में क्या स्टार्ट करना चाहिए? पेशेंट में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे पहले। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा जो है ना भाई सबसे पहले थायराइड डायूरेटिक स्टार्ट करते हैं। एक्सीलेंट, थायराइड डायूरेटिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी मतलब कॉन्सेप्ट है एक तरह से, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स और उनकी बेसिस पे जो है ना ये रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, और इस तरह पूछने की बजाय मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा जिसमें है नहीं। तो इफ़ यू डायग्नोज अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन, if the patient is less than 55 years old, step 1 is A. If the patient is greater than 55-year-old or black Caribbean, step 1 is calcium channel blockers. Step 2 is A plus C. Step 3 is A plus C plus D. Step 4 is A, B, C, D. इस फ्लो चार्ट पर थोड़ा सा टाइम लें और इसको देखें. Start with ACE inhibitors or calcium channel blockers, combine the two, then add thiazide diuretics, then add beta blockers, or consider specialist advice or further investigations to the patient. इसमें कुछ इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, या आप इसको जब देखेंगे टेबल को बाद में भी तो ये हो जाएगा. ये वाइवाज MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस में भी इंपॉर्टेंट है. ये जो रिजल्ट्स या ये जो रिकमेंडेशंस हैं, दीज आर बेस्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. सो इफ अ पेशेंट इज 65-year-old, A plus calcium channel blockers. If a patient is less than 55-year-old, ACE inhibitors. If a patient is African or Caribbean, calcium channel blockers. ये तो चीज़ें थी जो लास्ट टाइम डिस्कस नहीं कर सका मैं, तो इसलिए रहेगा कि ज़रूरी है आपको बता दूँ. हाइपरटेंशन की लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में ये सिग्निफिकेंट चीज़ है. एक्यूट मैनेजमेंट इंशाल्लाह हम हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज के साथ करेंगे. तो ये कुछ चीज़ें थी जो पिछली बार नहीं हम कर सके. आज हम दोबारा एक डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स को देखेंगे जिनको है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अब ये थोड़ा सा जो आज का मतलब सेशन है थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मुश्किल से तैयार हुआ है मेरे लिए भी, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छी तरह कन्वे हो जाए आप तक, क्योंकि डिफरेंट चीज़ है, डिफ़िकल्ट चीज़ है. तो मुझे नहीं समझ आ रहा था और हाशिर को भी नहीं थोड़ा समझ आ रहा था कि हम कैसे इसके जो है ना गो अबाउट करें. तो फिर हमने उसी तरह सिनेरियोस बनाए हैं. हम सिनेरियोस देखेंगे, हिस्ट्री कैसे लेनी है उन पेशेंट की, उनकी पर्टिनेंट फाइंडिंग्स, उनकी इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस एंड फाइनली ट्रीटमेंट. तो मोस्टली पेशेंट शॉर्टनेस ब्रेथ के आखिरी दो नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं. आज का हमारा पहला पेशेंट, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, तेज़ चलेंगे, कुछ चीज़ें पुरानी भी रिव्यू होंगी. तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ बिल्कुल तो हम उसी पे रुकेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना. तो पहला पेशेंट है हमारे पास, a 22-year-old male athlete who presents with shortness of breath and chest comfort for the last 2 hours. The pain started during football practice. What are the important features in this 2-line history? 22 years. Excellent. Athlete. Excellent. Shortness of breath. बिल्कुल, shortness of breath and Chest Acute presentation. chest presentation, chest and acute presentation. Excellent. कोई और चीज़ important है इसमें? Activity के साथ. फुटबॉल प्रैक्टिस Excellent, during football practice. So this patient has had acute onset chest pain, which started after football practice. Considering this is the only history you have received, and this is the only information, how would you like to proceed in such a patient? we would take the history first. Excellent. So history में जो pertinent चीज़ें हैं वो क्या होंगी? Side onset character Excellent. radiation activity. तो पेन की हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, which we
हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एंड सेकेंडली कोई और चीज़ जिसकी आप हिस्ट्री ब्रीफ लेना चाहेंगे? Shortness of breath. एक्सलेंट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री जो हमने ली थी लास्ट टाइम थोड़ी सी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कार्डियक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो किसी स्पेसिफिक सेट या आप किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अगेंस्ट इस पेशेंट को ग्रेड करना चाहेंगे? 4 classes. 4 क्लासेस, एक्सलेंट, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। तो पर्टिनेंट हिस्ट्री आपने ले ली, ठीक है। कोई और हिस्ट्री जो हमने कहा था कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से पहले हमें लेनी चाहिए? Pre-morbid. Pre-morbid. एक्सलेंट, प्री मॉर्बिड्स, ठीक है, प्री मॉर्बिड्स। तो दिस पेशेंट हैज़ टिपिकल चेस्ट पेन, साइट ऑनसेट कैरेक्टर जो हम एंजाइना का पढ़ रहे हैं वही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन, बिकॉज दिस इज एन एक्यूट प्रेजेंटेशन, हम कह नहीं सकते, तो पेशेंट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस। द पेशेंट ऑल्सो हैज़ नो प्री मॉर्बिड्स। आपके पास हिस्ट्री आ गई है, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? Examination. Exam. Excellent, examination. Examination will consist of a general physical examination. Vitals. Excellent. उसी में साथ Cocktail. vitals and chest examination. ठीक हो गया। So इस पेशेंट में क्या क्या होगा? GPE, vitals, chest examination. General physical examination unremarkable. Vitals में इस वक्त for the sake of discussion, let's say they are unremarkable. Chest examination. Chest examination में observation, palpation, percussion, auscultation. But specifically, as we are doing a precordial examination, which means examining the front of the chest, हम percussion नहीं करेंगे। इस discussion में we will move on directly to auscultation. अब मैं आपको heart sound सुनाऊंगा जो इस patient में थी, अलग-अलग सुनाऊंगा, लेकिन वो साथ साथ जो है होती हैं। So when you're auscultating using the diaphragm at the 5th intercostal space, mid-clavicular line, this is what you are hearing. ठीक है। S4 Gallop. S4 Gallop, excellent. So the first auscultatory finding is an S4 Gallop. ठीक है, एक फाइंडिंग हमें मिल गई S4 Gallop की। सेकेंड फाइंडिंग है, ये ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग है इन द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, पेरास्टर्नल लेफ्ट साइड पे पेरास्टर्नल बॉर्डर, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, इस साउंड को हम ज़रा दोबारा इस साउंड को भी सुनते हैं पहली बार। अच्छा, अब एक बार मैं आपको नॉर्मल सुनाऊंगा, फिर दोबारा इस साउंड को सुनेंगे गौर से। Hi, this is Tom from ZeroToFinals.com. In this video I'm going to be going through heart murmurs. You can find written notes on this topic at ZeroToFinals. अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक है, मैं दोबारा से साउंड प्ले करता हूँ, आप इसको दोबारा सुनिएगा। सॉरी जो है ना एक और वीडियो प्ले हो गई थी दरमियान में, उस वजह से आवाज़ खराब हो गया। तो नॉर्मल हार्ट साउंड पहले सुनेंगे, फिर मैं आपको साउंड दोबारा सुनाऊँगा। दिस वॉज द नॉर्मल हार्ट साउंड। अब मरमर जो हमें सुनाई दे रहा है दोबारा से। ठीक है, तो ये जो हमने अभी सेकंड सुनी है ऑडियो, इसमें S1 और S2 के अलावा कुछ मिल रहा है? इज इट नॉर्मल और इज इट एबनॉर्मल? फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज Abnormal. Normal. Continuous. एबनॉर्मल। अच्छा, जो साउंड एक्स्ट्रा मिल रही है, इज इट डिस्क्रीट इन टाइम
जिस तरह S1 और S2 एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आती हैं, थोड़ी सी देर के लिए, इज इट डिस्क्रीट? ठीक है, Continuous. ठीक है। तो एज इट हैज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन इट कैन नॉट बी अ हार्ड साउंड, इट इज़ ए मरमर। अब इस मरमर को दोबारा सुनना है और ये बताना है कि ये S1 और S2 के दरमियान आ रहा है या S2 और S1 के दरमियान। अगर आपसे ये मतलब सुनाई मतलब ये अगर आप अप्रिशिएट कर लेते हो अच्छी बात है, वरना कोई मसला नहीं। मतलब S1 और S2 के दरमियान है यानी सिस्टोलिक मरमर है, या S2 के बाद है यानी डायस्टोलिक मरमर है। ये अभी आपने इस पे गौर करना है। तो क्या S1 S2 ही अप्रिशिएट नहीं हो रही है, नहीं हो ये रहा बिल्कुल है? मिक्स है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। अच्छा सॉरी, ये दोबारा से। अच्छा, S1 और S2 अप्रिशिएट नहीं हो पाते, तो क्लिनिकली आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी हार्ट साउंड S1 है और कौन सी हार्ट साउंड S2 है? भाई उसको कैरोटिड के साथ कुछ चेक करते एक्सीलेंट, हैं। कैरोटिड के साथ चेक करते हैं। जब आप कैरोटिड के साथ चेक करेंगे तो S1 विल कैरोटिड्स के साथ जो सुनाई देगी दैट विल बी S1। तो ठीक है, नहीं सुनाई देता, कभी कभी नहीं पता लगता, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन दिस इज सिस्टोलिक मरमर, दिस इज आफ्टर S1 एंड बिफोर S2। अब मैं आपके सामने 3 वर्ड्स यूज़ करूँगा, आपने मुझे बताना है दोबारा हार्ट साउंड सुन के कि इनमें से कौन सा वर्ड इस साउंड के कैरेक्टर को सबसे अच्छी तरह से सिग्निफाई करता है। इज़ इट अ रम्बलिंग मरमर, इज़ इट अ ब्लोइंग मरमर? रम्बलिंग का मतलब है जैसे कोई चीज़ टंबल कर रही हो, पड़ी हो किसी चीज़ के अंदर और उसके अंदर हिल रही हो। ब्लोइंग मरमर है जैसे हवा चल रही हो, कोई फूंक मार रहा हो। इज़ इट अ रब, मतलब स्क्वीकी साउंड है या नहीं? तो इन चॉइसेस आपके पास कम हैं, 3 हैं, उसमें से आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है साउंड कैसी है। अब इसको सुने। Blowing murmur. Blowing. ब्लोइंग मरमर सुनने Blowing. की, ठीक है, सुनने की Rumbling जरूरत murmur. पड़ेगी। टम्बलिंग मरमर, ठीक है, एक बार इसको दोबारा सुनते हैं। ठीक हो गया। तो ब्लोइंग मरमर है, मैं आपको एक और सुनाऊंगा इसके बाद। दिस इज़ एक्चुअली अ ब्लोइंग मरमर। तो व्हाट यू आर हियरिंग इज़ ए ब्लोइंग मरमर। मरमर है क्योंकि डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टीन्यूस है, एट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टेनल, और मरमर है सिस्टोलिक। आपको क्या लगता है मरमर किस चीज़ का है? Aortic valve का. एओर्टिक वाल्व का। एक्सीलेंट, एओर्टिक वाल्व का या उसके इर्द गिर्द का। दूसरी बात पे आपने मेरी गौर करना, एओर्टिक वाल्व का या उसके इर्द गिर्द का। तो ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स प्रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन पे हमें ये मिली हैं। S4 गैलप मिला है, ब्लोइंग मरमर मिला है, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टेनल बॉर्डर पे सिस्टोलिक मरमर मिला है। अच्छा, ये ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स थी। मैं पैल्पेशन की फाइंडिंग्स आपको बताना भूल गया। कार्डिक, जब हम प्रिकॉर्डियम पैल्पेट करते हैं तो हम स्पेसिफिकली क्या चेक करते हैं पैल्पेशन में, कोई बता सकता है? एपेक्स। एक्सीलेंट, एपिक्स बीट। एपिक्स बीट की पोजीशन देखते हैं और क्वालिटी एपेक्स देखते हैं। बीट भी चेक करते हैं और हार्ट भी देखते हैं। बिल्कुल, हार्ट देखते हैं। तो एपिक्स बीट इज सस्टेन्ड और लोकेशन नॉर्मल है, ठीक है, सस्टेन्ड है, या इसके साथ मैं एक और वर्ड दूंगा, जर्की है, या डबल एपिक्स बीट सुनाई आपको फील हुई है, जैसे हार्ट एक बार उठने की बजाय 2 बार उठ रहा है। दीज आर द रेलिवेंट फाइंडिंग्स। थोड़ा ब्रीफली चलेंगे, बाकी आपको पता है कि इन सच ए पेशेंट यू शुड ऑल्सो एग्जामिन द फीट, द एब्डोमेन एज वेल। तो आफ्टर यू हैव completed your history and you have completed your examination, फिर क्या करेंगे इस पेशेंट में आफ्टर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन? भाई जी, भाई एक टाइम पे हमें गैलप भी सुनाई दे रहा है साथ मरमर, तो ये थोड़ी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये मैंने ना दरअसल सेपरेट ऑडियोज इस्तेमाल की हैं। कभी जो मरमर के अंदर जो है ना वो नहीं सुनाई देता,
मेरे कहने का मकसद दोनों ऑडियो सुनाने का मकसद ये है कि इस पेशेंट में आइदर ऑफ द टू हो सकते हैं, ठीक है। S4 गैलप भी हो सकता है, दूसरा मर्मर भी हो सकता है। इन माइल्ड केसेस S4 मर्मर होगा। वो दोनों जब एक कंडीशन में हो तो फिर दोनों में से एक ही अप्रिशिएट होता है। तो वो ऐसी ऑडियो भी कोई नहीं है, तो मैंने इसे दोनों सेपरेटली सुनाए हैं। मीनिंग दैट फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग में जैसे आपने कहते दिस कैन बी प्रेजेंट, दिस कैन बी प्रेजेंट, तो दीज टू फाइंडिंग्स कैन बी प्रेजेंट। ओके, ठीक है भाई, ठीक थैंक है। यू। अच्छा, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हो गई, फिर क्या करेंगे इसके बाद? Investigations. एक्सेलेंट। इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आप कराना चाहेंगे? ECG. एक्सेलेंट। EG. ECG, ठीक है। तो ECG Vital पेशेंट की शुरू करते हैं। ECG पेशेंट की जल्दी से देख लेते हैं। ये ECG आपने पहले भी देखी हुई है। टाइम, सॉरी, रेट, रिदम, एक्सेस, इंटरवल्स, इसमें से आप सब छोड़ के सिर्फ एक्सेस देखें और प्रिकॉर्डियल नीड्स को देखें, और उस लिहाज से मुझे डायग्नोसिस बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि इस ECG में क्या है। लेफ्ट लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। डेविएशन। एक्सीलेंट। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के दो डिफरेंशियल्स थे, उनमें से कौन सा है? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। एक्सीलेंट। तो ऑन ECG आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिल रही है। ECG में LVH है। ठीक हो गया। आप और क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहेंगे इस पेशेंट में? ECG के बाद एक्सीलेंट। एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी की वीडियो जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, तो मैं फाइंडिंग्स आपको बता देता हूँ। इसमें एसिमेट्रिकली थिकन्ड interventricular septum. This is the finding of echocardiography. यहाँ तक जो है this is enough to make a diagnosis. अब हम इस केस को दोबारा से जल्दी से देखते हैं कि what is this case actually. 22-year-old fit athlete who has no premorbids presents with shortness of breath and chest discomfort for 2 hours. The pain started during football practice. The pain was typical chest pain, there was no shortness of breath, or we could not quantify it at that moment. Physical examination was unremarkable, the GPE. But on palpation, the apex beat was sustained, or it was a double apex beat. On auscultation, an S4 gallop was heard, and a blowing systolic murmur in the second intercostal safe left parasternal was heard. ECG, left ventricular hypertrophy, for the sake of simplicity, no angina or no ST elevation changes. Echocardiography पे asymmetrically thickened interventricular septum है. आप में से किसी को पता है इस पेशेंट को क्या मसला है? Aortic stenosis. Excellent. बिल्कुल बिल्कुल. This patient has hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy जो है उसके डिफरेंशियल्स में एओर्टिक स्टेनोसिस भी आता है. मतलब दोनों मोर लेस सिमिलर सिम्टम्स के साथ करते हैं. मतलब फाइंडिंग्स जो हैं इनकी, सिम्टम्स भी मोर लेस सेम हो जाते हैं, स्पेशली फाइंडिंग्स जो हैं दे कैन ऑल्सो बी द सेम. How can we know that this patient has hypertrophic obstructive cardiomyopathy and aortic stenosis? Based on just this two-line history. Based on just this two-line history. Yes, भाई वो young age है ना. excellent. Young athletes. So young athletes is the typical demographic for hypertrophic cardiomyopathy. Remember, aortic stenosis is a problem of old age. So first, our patient is old age, young. Secondly, based on the examination findings, precordial examination, palpation or auscultation pain, there is one significant
finding over here, a jerky or a, मैं आपको बता देता हूँ, a jerky or a double apex beat. A jerky or a double apex beat signifies a hypertrophic cardiomyopathy. The rest of the findings, a sustained apex beat, and all of these can be present in a patient who has aortic stenosis. जो मर्मर आपने सुना था, it was a systolic murmur, ठीक है, it was a systolic murmur. And systolic murmurs जो हैं, आपको पता है systolic murmurs कौन कौन से होते हैं या होते क्या हैं? एओर्टिक स्टेनोसिस का माइट्रल रिगर्जिटेशन। एक्सीलेंट, जो सिस्टोली के दरमियान आते हैं। तो ये मर्मर अगर लेफ्ट सेकंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पैरास्टर्नल बॉर्डर पे सुनाई दे रहा है, तो ये किस चीज़ का मर्मर हो सकता है? माइट्रल रिगर्ज का होगा या एओर्टिक स्टेनोसिस का होगा? दोनों में से एओर्टिक, मतलब ये एओर्टिक एरिया है, बेस है, वहाँ पे सुनाई देगा। तो एक सिस्टोलिक मर्मर अगर एओर्टिक या एरिया पे या बेस पे सुनाई दे रहा है, तो इट कैन आइदर बी एओर्टिक स्टेनोसिस विच इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन, बेसिकली वेंट्रिकल्स के आगे एक आउटफ्लो ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है, और इट कैन बी अ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी विच इज़ ऑल्सो एन ऑब्स्ट्रक्शन। इसका जल्दी से मैं आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए वापस हार्ट के फिगर पे आना चाहूँगा, तो कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। Considering कि in this case the aortic valve is somewhere over here और ये outflow tract बन रहा है, तो this murmur can be present if there is an obstruction. That obstruction can be at the level of the aortic valve, which can be stiffened, or it can be due to an asymmetrical intraventricular septal thickening, as in the case of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Okay. So the main thing in this case, the typical demographic of the patient, the presentation of the patient, the physical examination findings, especially the sustained and jerky apex beat, and the systolic ejection murmur at the base or the left, at the aortic area. ECG findings of left ventricular hypertrophy, and echo, which is diagnostic in asymmetrical thickened intraventricular septum. अगर एओर्टिक स्टेनोसिस होता तो हमें एको कार्डियोग्राफी पे वाल्वुलर स्टेनोसिस पता लग जाता। However, there is asymmetrical thickened interventricular septum. This is a patient of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Okay, this is our first patient who presents with shortness of breath. भाई वैसे हमने पैथो में पढ़ा था कि ये जो एसिमेट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की थिकनिंग होती है, ये भी सेकेंडरी टू कुछ होती है, जैसे प्रेशर ओवरलोड के। प्रेशर ओवरलोड की वजह से वेंट्रिकल्स अडैप्ट करते हैं। उस प्रेशर ओवरलोड की वजह से देखो, जिस तरह लेफ्ट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है, अगर कंट्रैक्ट की वजह से कंट्रैक्शन के दौरान ये एसिमेट्रिकली थिकन सेप्टम दरमियान में आ गया, तो एक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। बेसिकली ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है जिसके अगेंस्ट हार्ट ने कंट्रैक्ट करना है। तो ये जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज बेसिकली इंक्रीज्ड आफ्टर लोड, जिसके अगेंस्ट हार्ट ने काम करना है, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है। ये जो सेप्टम की थिकनिंग है इन सच ए यंग पेशेंट, आपको क्या लगता है कि अगर यंग पेशेंट्स में ये चीज़ या ये डिजीज़ आ रहा है तो क्या कॉज हो सकती है इसकी? कंजेनिटल, एक्सीलेंट। तो दिस इज अ कंजेनिटल और जेनेटिक डिजीज, इनहेरिटेंस होती है। ओके भाई, सही। तो पहला सिनेरियो में थोड़ा सा हम सीक्वेंस हमने देख लिया कि क्या चलेंगे। द एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस विल फॉलो इन आवर ऑल ऑफ आवर केस स्टडीज फॉर टुडे, ठीक है। इनमें मकसद ये है, ट्रीटमेंट्स मैं नहीं डिस्कस करूँगा, ट्रीटमेंट्स आप लोगों ने खुद देख लेनी है। मकसद ये है इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, हार्ट साउंड्स और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना। So case number 2 for today, 55-year-old male alcoholic who presents with shortness of breath for the last 3 months. What are the important features in this patient's history? Old age. Excellent. Old age. 55-year-old. Alcoholic. Excellent. The patient is alcoholic. And 55-year-old. Chronic presentation. Chronic presentation and shortness of breath for the last 3 months. Premorbids, let's say for the sake of discussion, this patient has no premorbids.
Pain, Socrates, there is no pain. Shortness of breath, New York Heart Association classification. Let's say this patient इसकी 3 है. This will help us in treating the patient. GPE, vitals, अभी के लिए हम कहते हैं कि unremarkable है, या they're not the focus of our discussion. Precordial examination पे अभी हम आते हैं जल्दी से. ठीक है, the first part of the precordial examination is palpation. Palpation पे फर्स्ट चीज़ हमें मिलती है diffuse apex beat. इसका क्या मतलब है कि apex beat is not well localized. ठीक है, जो important palpation finding है. Auscultation. Auscultation अब हम सुनते हैं. मैं आपको 2 साउंड सुनाऊंगा. ठीक है, एक आपने पहले सुनी होगी, एक आपने पहले नहीं सुनी हुई. पहले हम सुनते हैं एक पुरानी साउंड जो इस पेशेंट में मिल सकती है. तो अभी आपने क्या सुना? Kentucky. केंटकी. ठीक है, तो केंटकी नहीं सुना. दिस वाज एन S3 गैलप. S3 gallop. Excellent. ठीक है, तो S3 gallop can be found in this patient. The next sound which can be found in such a patient, हम अभी उसको सुनते हैं. अगेन उसी सीक्वेंस से चलेंगे, 2-3 बार सुनेंगे. द फर्स्ट थिंग आपने बतानी है कि कोई एबनॉर्मल साउंड है या नहीं, फिर कि साउंड डिस्क्रीट है या टाइम पीरियड में या एक कंटिन्यूस सी साउंड है. फिर हम इसके कैरेक्टर देखेंगे और फिर अगर S1 S2 आइडेंटिफाई होती है तो सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है. तो दिस साउंड ये हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं 5th इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में लेफ्ट साइड. दिस इज व्हाट वी हियर. अच्छा, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है. S1 सुनाई दी है आपको? मतलब S1 या उसके साथ मतलब S1 S2 आइडेंटिफाई हुए या नहीं हुए? No. दोनों है लेकिन उनके साथ ये आवाज आ रही है. उनके दरमियान. ठीक है, उनके दरमियान भी एक आवाज. अच्छा, जो साउंड एक्स्ट्रा आ रही है वो उसका क्या कैरेक्टर है? उन्हीं तीनों में से आगे आते हैं. ये रम्बलिंग सा कैरेक्टर है, ब्लोइंग है, स्क्वीकी है, कैसी थी साउंड ये? Rumbling थी. रम्बलिंग थी. ठीक है, रम्बलिंग जो है ना, ब्लोइंग का मतलब ऐसे कोई फूक मार रहा है या फू फू ऐसी अगर मेरी फूक सुनाई थी किसी को. रम्बलिंग का मतलब है कि जिस तरह लूडो खेलते हुए दरमियान में कोई चीज़ हिलती, उस तरह की. तो एक अब आपने 2 चीज़ें गौर करनी है. दोबारा मैं करता हूँ, क्या ये ब्लोइंग साउंड है या रम्बलिंग है? ठीक है, डिफरेंस आपने. ब्लोइंग का मतलब है जैसे एक खिड़की के अंदर से हवा चल रही, कोई फूक मारा. नंबर 2, S1 और S2 ये आपने देखना है कि आपको सुनाई देती है, सिर्फ एक साउंड सुनाई दे रही है इन एडिशन टू द एक्स्ट्रा साउंड. तो क्या कैरेक्टर है इस मर्मर का? ठीक है, एक तो ये है ब्लोइंग मर्मर. ठीक है, दिस इज द ब्लोइंग मर्मर, दिस इज द ब्लोइंग साउंड. नंबर 1. S1 और S2 सुनाई दे रही हैं? भाई उसके एंड पे S2 आई गेस सुनाई दे रही है. हाँ, एक मर्मर के बाद बिल्कुल एक मामूली सी साउंड सुनाई दे रही है. लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं इंटेंसिटी कंपेयर करूं, मर्मर से पहले जो एक साउंड आती है जो लब जिसे मैं कहूँगा वो, और जो मर्मर के बाद जो उसकी बहुत कम है. बहुत कम है. ठीक है, तो S2 इज डिक्रीज्ड इन इंटेंसिटी. ठीक है. अच्छा, तो अभी तक आपने एक मर्मर सुना है which is present in the 5th intercostal space in the mid-clavicular line. The murmur is a systolic murmur. It is blowing in character and there is a decreased intensity of S2. एक बार दोबारा से इस मर्मर को सुनते हैं.
ये मरमर किस चीज़ का है? Mitral regurgitation. एक्सेलेंट, दिस इज अ मरमर ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो मरमर माइट्रल रिगर्जिटेशन का है, बट द मोर इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है? इट इज़ अ सिस्टोलिक मरमर, इट इज़ blowing in character, present in fifth intercostal space, mid clavicular line. अच्छा, S2 decreased in intensity. These are the characteristics जो आपने अभी सुने हैं of a mitral regurgitation murmur. अब हम एक और murmur सुनते हैं, mitral भाई, regurgitation का ही है। एक क्वेश्चन जी पूछें। भाई, मुझे तो S1 S2 दोनों में से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, मुझे सिर्फ दो लंबी लंबी सी आवाजें आ रही हैं, उनके दरमियान में गैप है। दो लंबी लंबी सी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं अगर इस मरमर को थोड़ा सा ग्राफिकली जो है ना आपके सामने रखता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको एक ये साउंड सुनाई दे रही है इस तरह मतलब एक ये साउंड है, उसके बाद आपको एक मरमर सा सुनाई दे रहा है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। अगर हेडफोन्स लगा के बिल्कुल हाई वॉल्यूम पे सुनेंगे तो एक छोटा सी आवाज़ इधर आती है इस तरह, और फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट हो जाता है। तो जो आपको एक कॉन्टीन्यूस साउंड सुनाई दे रही है ना, आपको एक ये साउंड सुनाई देती है, फिर उसके बाद कुछ नहीं सुनाई देता, फिर अगला ये सुनाई देता है। उसमें काफ़ी मुश्किल से है, लेकिन देखो अगर आपको S2 नहीं सुनाई दे रही तो आपको समझ आ रहा है कि एक साउंड कम है, तो इट मस्ट आइदर बी एब्सेंट या इट मस्ट बी डिक्रीज, यानी कि आप नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे बट इट इज़ प्रेजेंट ओवर देयर, या हम नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे। तो जो ये मरमर है, ये हमें पता है कि टर्बुलेंस की वजह से होता है। तो अगर S2 नहीं है तो इसकी जो बिल्कुल स्टार्ट में साउंड है दैट मस्ट बी दी S1। तो S1 के बिल्कुल फ़ौरन बाद एक मरमर सुनाई दे रहा है। अभी मैं आपको एक और सुनाऊंगा, आपने इन्हीं चीज़ों पे बातों को याद रख के उस मरमर की साउंड पे गौर करना। अब आप ये साउंड सुने। थोड़ा सा एग्जैजरेटेड सी आवाज़ है इसके अंदर, लेकिन दोबारा से एक बार सुने ऐसा। तो एक आवाज़ आती है इस मरमर में। यहाँ मरमर किस चीज़ का मरमर है? अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से गौर किए हों इसमें पिछली साउंड के मुकाबले में, इसमें एक साउंड आती है और उसके बाद जो है, अगर मैं टाइम टेबल एक लाइन ड्रॉ करूँ, दिस इज़ वन साउंड विच यू हेयर, साउंड कंटिन्यूज, एंड पे एक थोड़ा सा थप सा आता है, एंड देन द साउंड फिनिशेस, एंड दिस होल साइकिल स्टार्ट्स अगेन। ऐसे ही है, एक ही लंबी सी साउंड सुनाई दे रही है, उस साउंड के एंड पे आपको ऐसे लगेगा जैसे एक धप सी हुई है, तो एक इंटेंसिटी बढ़ गई है, फिर ब्लैंक, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, और फिर उसके बाद वो सीक्वेंस दोबारा से शुरू हो रहा है। ऐसे ही है जी भाई, ठीक है। तो ये जो मरमर है, दिस इज प्रेजेंट थ्रू आउट सिस्टली। तो एक मरमर अगर थ्रू आउट सिस्टली प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? पैनसिस्टोलिक और हॉलोसिस्टोलिक मरमर। तो जो पहला मरमर था वो थोड़ी देर के लिए था, एक S2 मामूली सी सुनाई दे रही थी। द सेकेंड टाइम S1 से लेके S2 के दरमियान शोर ही शोर था, फिर सुकून हो गया, फिर दोबारा शोर ही शोर। तो दिस वाज अ हॉलोसिस्टोलिक मरमर। तो ECG फाइंडिंग्स जो है, लेट्स से ECG इज अनरिमार्केबल इन दिस पेशेंट। भाई जो आपने दोनों साउंड सुनाई है, दोनों पैनसिस्टोलिक थे ना? दोनों पैनसिस्टोलिक नहीं थी। पैनसिस्टोलिक का मतलब है कि थ्रू आउट सिस्टली। उसमें यह है कि आपको साउंड जब शुरू होगी और एंड होगी S1 S2 उसी के अंदर या दरमियान, मतलब S1 से S2 तक जा रही है साउंड, S2 S1 अलहदा से नहीं आपको सुनाई दे रहे पॉज के साथ। तो जो सेकंड साउंड आपने सुनी है इसको दोबारा एक बार सुन लेते हैं। इसमें आप देखना कि S1 और S2 आपको अलहदा से नहीं सुनाई देंगी, S1 के साथ ही मरमर शुरू होगा और मरमर ख़त्म होगा एक एक्स्ट्रा धप के साथ, वो S2 होगी, लेकिन S2 सेपरेट नहीं होगी इस पर।
इस साउंड को दोबारा सुने ज़रा। तो S1 और S2 के दरमियान थ्रू आउट साउंड है। दिस इज़ अ हॉलो सिस्टोलिक मर्मर और अ पैन सिस्टोलिक मर्मर। जो दूसरी साउंड है उसको मैं एक बार दोबारा प्ले करता हूँ। उसमें आप ये देखिएगा कि एक S2 आ रही है। अगर नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं इतना, अगर आपको नहीं फील हो रही तो कोई इशू नहीं है, इट्स अ हॉलो सिस्टोलिक मर्मर। लेकिन क्योंकि मुझे सुनाई दे रही है एक S2, तो इससे मैं नहीं कह सकता कि होता पैन सिस्टोलिक या हॉलो सिस्टोलिक ही है माइट्रल रिगर्ज का। अब इस साउंड को दोबारा सुने जो पहली बार हमने सुनी थी। मुझे एक थोड़ा सा गैप लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो गैप ना हो, मुझे सिर्फ लग रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर स्केल भी चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है हॉलो सिस्टोलिक हो सकता है कि ना हो, लेकिन दूसरा क्लियर कट हॉलो सिस्टोलिक मर्मर था। ठीक हो गया? जी भाई। अच्छा, ECG is unremarkable echocardiography. Echocardiography पे there is all 4 chambers of heart are dilated. All 4 chambers क्या मतलब है? Both the atria and both the ventricles. So quickly review this case. हमारा जो patient है, जो अभी इस बार हम देख रहे हैं, this patient is a 55-year-old male alcoholic presents with shortness of breath for the last 3 months. New York Heart Association classification 3. GP vitals unremarkable. Apex beat is diffuse. Auscultation पे S3 gallop है और mitral regurg का murmur है. ECG unremarkable. Echocardiography पे all 4 chambers of heart are dilated. What does this patient have? Dilated cardiomyopathy. Excellent. Dilatic cardiomyopathy. अगर मैं इस एको फाइंडिंग को हटा दूँ अभी साइड से और आप हिस्ट्री और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को देखें, तो क्लिनिकली व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? Dilated cardiomyopathy. क्लिनिकली व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? मैं दोबारा पूछूं। हाई डायलेट क्लिनिकली भी बनता है क्योंकि वो अल्कोहलिक है। अच्छा, तो अल्कोहलिक पेशेंट्स, ठीक है, हो सकती है अल्कोहलिक पेशेंट्स में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि क्लिनिकली व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? हार्ट फेलियर में mitral regurgitation. ठीक है, देखो माइट्रल रिगर्जिटेशन इज़ अ फाइंडिंग, S3 गैलप इज़ अ फाइंडिंग। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आपको तब पता लगेगा जब आप एकोकार्डियोग्राफी पे सारे चेम्बर्स डायलेटेड देखोगे। अदर देन दैट, दिस पेशेंट हु हैज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, हमें पता है कि कार्डियक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन 3 है, डिफ्यूज एपिक्स बीट है जो वॉल्यूम लोडेड हार्ट में होती है, ऑस्कल्टेशन में S3 गैलप जो हार्ट फेलियर में मिलता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन। These are all features which are consistent with the clinical diagnosis of heart failure. ठीक है, अब एक अल्कोहलिक पेशेंट में हार्ट फेलियर जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes. तो आप इस पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से क्यों नहीं है हार्ट फेलियर? MI की वजह से भी हो सकता है क्योंकि माइट्रल रिगर्जिटेशन माइट्रल रिगर्जिटेशन MI में भी हो सकती है। तो इस पेशेंट में जो अब हार्ट फेलियर आपने डायग्नोसिस बना लिया माइट्रल रिगर्जिटेशन का, व्हाई इज दिस नॉट हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू मायोकार्डियल इस्कीमिया? ECG चेंजेस ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में आपको मिले। तो ECG, चलो ECG इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया, लेट्स से इट्स नॉट द डेफिनेटिव क्राइटेरिया। फिर आपने कैसे बनाया डायग्नोसिस? पेन नहीं है, क्लियर नहीं है। देखो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्लियर नहीं हो सकता, तो डेफिनेट एग्जामिनेशन है, मार्क पे बनाऊंगी। सॉरी, रिपीट करें आपकी बात, आपने क्या कहा? एग्जामिनेशन हमने मार्क पे बनाऊंगी। अनरिमार्केबल होगी। हार्ट फेलियर में एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल होगी?
एमआई की बात कर रही हूँ। एमआई की बात कर रही हैं। एमआई के सेकेंडरी टू हार्ट फेलियर, अगर मतलब हमने हार्ट फेलियर डिस्कस किया था ना, हमने ये कहा था कि हार्ट फेलियर के बाद भी एमआई हो सकता है, तो उसकी फाइंडिंग्स भी ऐसी होंगी। हमने कैसे डायग्नोसिस बनाया है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का? व्हाट वाज नेसेसरी फॉर द भाई डायग्नोसिस? हम लोगों ने मतलब हिस्ट्री पूछी होगी तो एंजाइना या एमआई की कोई हिस्ट्री नहीं मिली होगी। एक्सीलेंट। एक तो ये है कि आपको प्री मॉर्बिड्स पे अनलाइकली है कि एंजाइना या एमआई की हिस्ट्री मिले। सेकेंडली, डेफिनेटिवली हाउ डिड वी से दिस पेशेंट हैड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी? ऐसे थी ना, ऐसे हो देखा था एकोकार्डियोग्राफी। एक्सीलेंट। तो तो उससे देखो, वॉल मोशन कम नहीं होगी एमआई के केस में वहाँ पे। बिल्कुल देखो, ऑल फोर चेंबर्स ऑफ द हार्ट विल बी डायलेटेड इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जो एमआई होगा उसमें आपको जिस जगह का एमआई होगा ना, उस जगह की आपके एक तो फोकल डिक्रीज मिलेगा वहाँ पे एक्टिविटी, और उसी लिहाज से कुछ एरियाज जो हैं वो होंगे। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आप कहते ही तब है जब एक पेशेंट को कार्डियक डायलेशन हो अदर देन एमआई। तो एक केस हमने देखा, इस केस में द कॉज वाज अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी। लेकिन इस केस से आपने एक और बात सीखनी है, वो ये है कि हमें टिपिकल एको तक हम पहुंच गए कि एको के बाद आके हमने डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का डायग्नोसिस बनाया है। इफ़ वी हैव ओनली दिस पेशेंट, कि हमें एक पता है कि एक पेशेंट है, इतना आया है, तो क्लिनिकली वी कैन जस्ट से दैट दिस पेशेंट हैज़ हार्ट फेलियर या दिस पेशेंट हैज़ हार्ट फेलियर। हम क्लिनिकली सिर्फ यहाँ तक डायग्नोसिस बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम रूल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन है तो मायोकार्डाइटिस हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर अल्कोहलिक है तो हम अल्कोहलिक सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, बट क्लिनिकली डायग्नोसिस इज स्टिल ऑफ हार्ट फेलियर। देर आर क्लूज टू द कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर, हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर अनलेस वी इन्वेस्टिगेट द पेशेंट। This patient has the typical findings of heart failure, and the diagnosis in such a case, because we have on the echo findings and one history finding, this is dilated cardiomyopathy which is presenting as heart failure. अब इसी का आगे है एक सिनेरियो, हाँ बिल्कुल सेम है। द फाइंडिंग्स आर द सेम, ठीक है। जो अभी तक हमने देखा है, हमने सुना है, वो है ये। वैसे एक पेशेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री है। थोड़ी सी माइक्रो मैंने जल्दी से घुसा दी अंदर, क्योंकि एक पॉइंट इसमें मैं मतलब कन्वे करना चाह रहा था। तो 3 lines in this history. What are the important facts? 34-year-old female, surgery ward is admission, dysphagia and bowel obstruction for the last 3 weeks. CBC shows increased eosinophils. Eosinophils कब increase होते हैं? पैरासिटिक इन्फेक्शन। Excellent. कौन सी ऐसी पैरासाइट इन्फेक्शन है जो कोलन का साइज इंक्रीज कराती है? शैगर्स डिजीज। तो देखो, इस टिपिकल हिस्ट्री केस स्टेटमेंट से एक और आ गया कि शैगर्स डिजीज़ जो है, ट्रिपेनो में जो भी कहते थे, ट्रिपेनोसोमा होते थे, तो शैगर्स डिजीज़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एटियोलॉजीज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। बोथ दीज पेशेंट्स हैव डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. This was just to say that to make the diagnosis of dilated cardiomyopathy, you have to see these features. The clinically the presentation is of heart failure, वरना उसके अलावा भी आपको कोई मिलेगा. अच्छा, नेक्स्ट केस, इसको भी हम जरा और से देखते हैं. हिस्ट्री इसकी फ़र्क होगी. भाई जी भाई, हार्ट फेलियर जिस पेशेंट में होगा उसमें हमें एमआर का मरमर मिलेगा? मुझे समझ नहीं आ रही है. ठीक है, ये बात आपको समझ नहीं आ रही. अच्छा, एमआर का मरमर जो है, मैं वो हार्ट के डायग्राम पे ज़रा दोबारा जाता हूँ. अच्छा, तो दिस इज़ द माइट्रल वॉल्व ओवर हियर. एमआर का मरमर जो है वो दो तरह का होता है. या चलो दो कंडीशंस हम देख लेते हैं जिसमें एमआर का मरमर है. एक तो आपको पता है जो हमने डिस्कस किया था कि ये माइट्रल वॉल्व है दोनों, और ये पैपिलरी मसल के साथ, वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होते हैं. ऐसे ही है ना?
जी भाई। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक सपोर्ट ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा? ड्यूरिंग सिस्टली ये वॉल्व जिसे क्लोज होना चाहिए था ये वापस चली जाएगी। जब ये वापस चली जाएगी तो रिगर्जिटेशन का मर्मर सुनाई देगा। एक केस तो ये है जिसमें एमआर का होता है। एक और टाइप होती है जिसे कहते हैं फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन। अब वॉल्व को अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये एक एन्युलस है या रिंग है जिस पे वॉल्व की बेस है और दरमियान में वॉल्व इस तरह जो है वो बंद होती है माइट्रल रिगर्ज की। मतलब सॉरी, माइट्रल वॉल्व ऐसे बंद होती है। अगर ये एन्युलस डायलेट हो जाए किसी तरह, अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो आप खुद देख सकती हैं कि हालांकि वॉल्व की सपोर्ट को या वॉल्व में कोई पैथोलॉजी नहीं है लेकिन वॉल्व डायलेट होगी और फिर रिगर्जिटेशन इस वॉल्व के अंदर से होगी। दिस इज़ फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन। अब फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन जो है वो कब होगी? एनुलस कब डायलेट होगा? जब वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ा, जब वेंट्रिकल डायलेट होगा। साइज बड़ा ज़रूरी नहीं है, साइज बड़ा हाइपरट्रॉफी में भी हो सकता है। हाइपरट्रॉफी में हो सकता है साइज इतना बड़ा हो जाए लेकिन वो अंदर से, ठीक है, वेंट्रिकल जब डायलेट करेगा जो अंदर वाली स्पेस है ये बढ़ जाएगी। तो दिस वेंट्रिकल व्हेन इट विल डायलेट देन वी कैन हैव द फंक्शनल मर्मर। अब इस केस में डायलेशन कैसे हो सकती है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हो सकती है, पोस्ट इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी, यानी कि इस पेशेंट के यहाँ पे एमआई हुआ इस एरिया में पूरे में, ये फंक्शन नहीं कर पाया, कंट्रैक्ट नहीं कर पाया, कंट्रैक्ट नहीं पार का, आहिस्ता आहिस्ता ये एरिया डायलेट हो गया। पोस्ट इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी उसे कहते हैं, उसमें डायलेशन होगी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में डायलेशन होगी। तो इस तरह के केसेस में माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर मिल सकता है जब फंक्शनल रिगर्जिटेशन हो, यानी कि वेंट्रिकल डायलेटेड हो। अभी हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं वेंट्रिकल के डायलेटेड होने की। तो डेफिनेटिवली हमें कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शनल मर्मर है या रिगर्ज का मर्मर है दूसरी वजह से, जो ये है पैपिलरी मसल है इसका रप्चर हुआ? डेफिनेटिवली एक तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लग ही जाएगा, एको पे। ठीक है। तो वन इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपको पता लग जाए दैट इज एकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर कि फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर हार्ट फेलियर में क्यों मिलता है। जी भाई, थैंक यू सो मच। ये वेलकम। अच्छा, तो अभी हमने 2 सिनेरियोस देखे, हम तीसरा देखते हैं और हम तीसरे सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं आज। अच्छा, ये भी थोड़ा सा टिपिकल सा सिनेरियो है, अगर आप पहुंच सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम इसकी मैं फिजिकल प्रिकॉर्डियो ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स दोबारा एक बार करूँगा। तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन दिस पेशेंट्स हिस्ट्री? 45-year-old male, excellent. और 1 month to Shortness of breath. excellent. Shortness of breath for the last 1 month. और क्या है important इस हिस्ट्री में? Diabetes. He was recently diagnosed with diabetes. और क्या है? BMI normal है. BMI normal है, excellent. और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फाइंडिंग इस Brown discoloration of skin. ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ठीक है, अब इतनी हिस्ट्री पे भी कुछ ज़हन में आ जाना चाहिए लेकिन बोलना नहीं है। Copper. ठीक है, बोलना नहीं है, अभी नहीं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हिस्ट्री अगेन सोक्रेटिस, इफ देयर इज पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से आपने करना है, क्योंकि हम ये इसलिए करते आ रहे हैं अभी तक क्योंकि जिन पेशेंट्स में है तो इनकी ट्रीटमेंट में हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट भी चलेगी। मतलब एक तो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज इटसेल्फ होगी, सेकेंडली जो हार्ट फेलियर की हम ट्रीटमेंट डिस्कस करते आए हैं पिछले इतने काफ़ी ऐसे से एस इनहिबिटर्स, उसके ऊपर साथ वो बीटा ब्लॉकर्स, स्टैटिन्स और वो सारी चीज़ें, अगर एथेरोस्टैटिन्स भी, वो सारी चीज़ें भी हमने इन पेशेंट्स में स्टार्ट करानी है। ट्रीटमेंट विल कंसिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एज वेल एज द कंडीशन इटसेल्फ। तो एग्जामिनेशन में आपको पता है जीपीई, वाइटल्स, प्रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन जिसमें पैल्पेशन ऑस्कल्टेशन देख रहे हैं। अच्छा, जीपीई इज लेट्स से इज अनरिमार्केबल इन दिस पेशेंट।
रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन पे पैल्पेशन के अलावा दो चीज़ें मैं लिखूँगा यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, दिस इज द फाइंडिंग ऑन इन एडिशन टू पैल्पेशन। पैल्पेशन पे एपिक स्पीड, फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन लेट्स से इट इज़ नॉर्मल, और अभी हम ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग इस पेशेंट की सुनते हैं। ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग कहाँ गई? ऑस्कल्टेशन, तो ऑस्कल्टेशन कहाँ कर रहे हैं हम? इन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। ये कौन सा एरिया है? एपिक्स। ठीक है, दिस इज द एपिक्स। और अदरवाइज कौन सा एरिया है? mitral area. Excellent, this is the mitral area as well. तो इससे हमें ये सुनाई दे रहा है। अभी आपने क्या सुना है? S4 gallop. S4 gallop. Excellent. This was an S4 gallop. तो पैल्पेशन में आपको कुछ नहीं मिला, ऑस्कल्टेशन पे आपको मिला है S4 gallop। ठीक है, ऑस्कल्टेशन के बाद अगेन वी हैव 2 इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस जो अभी तक हम परफॉर्म करते आ रहे हैं ताकि हम फाइंडिंग्स को इंटीग्रेट कर सकें। The first is an ECG and the second is an echocardiography. ठीक है, ECG is unremarkable, पहली बात। ठीक है, ECG is unremarkable। echo पे क्या है? echo की फाइंडिंग मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपने थोड़ा सा इमेजिन करना है इससे। both atria are enlarged. That is the first finding in echocardiography. Number 1, both atria are enlarged. Number 2, symmetric wall thickening of ventricles. Symmetric wall thickening of ventricles. ठीक है, biatrial enlargement, both atria are involved, and symmetric wall thickening of the ventricles. और तीसरी चलो साइड लिख लेता हूँ, decreased cavity size। चलो छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम इस पेशेंट की हिस्ट्री जल्दी से रिव्यू करते हैं। हिस्ट्री में हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिली, पेन नहीं थी, सोक्राटिस न्यूयॉर्क हार्ट ट्री। एग्जामिनेशन, रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन पे JVP was raised, Kussmaul's sign was present, and S4 gallop was present as well. In a patient who has shortness of breath, JVP is raised, Kussmaul's sign is present. क्लिनिकली क्या लग रहा है आपको? इस पेशेंट को क्या है? Right heart failure. ठीक है, क्लिनिकली क्या लग रहा है? दिस इज ए हार्ट फेलियर। Heart failure. हार्ट फेलियर, दिस इज मोस्ट लाइकली ए हार्ट फेलियर। अब S4 कब सुनाई देता है? मतलब साउंड से मैं देख रहा हूँ पीछे, S4 कब सुनाई देता है? ठीक है, when atria are contracting against a stiff ventricle. So this is also the case that the atria are contracting against a stiff ventricle. What can be the cause of stiff ventricle in this case? Restrictive cardiomyopathy. अच्छा, एक मुझे आवाज़ बिल्कुल मफल सी सुनाई दे रही है और एक काफ़ी अच्छी सुनाई दे रही है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मुझे सुनाई दी है, दूसरा मुझे नहीं सुनाई दिया। ठीक है, तो इस पेशेंट में आपको क्या लगता है क्या मसला है? Hemochromatosis. Excellent. This patient has hemochromatosis. Specifically cardiac diagnosis क्या है इस पेशेंट का? Restrictive cardiomyopathy. Why is this restrictive cardiomyopathy? ठीक है, तो इस हिस्ट्री को हम जरा स्टार्ट से ऊपर से नीचे लेकर आते हैं।
JVP रेस्ड का मतलब ये है कि द वीनस रिटर्न, जो राइट हार्ट में वीनस रिटर्न आता है फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, इट इज़ नॉट एबल टू बी, इट्स नॉट बीइंग पम्प्ड फॉरवर्ड इन टू दी, उसमें इन दी क्या कहते हैं कहाँ, लंग्स में इट इज़ नॉट बीइंग पम्प्ड फॉरवर्ड इन टू द lungs. It can either be due to an obstruction or it can be due to an inability of the right ventricle to pump. कुस्मॉल साइन का ये मतलब है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब वीनस रिटर्न बढ़ता है तो JVP रेज हो जाता है. JVP रेज क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न कैन नॉट बी अकोमोडेटेड बाय द राइट वेंट्रिकल. This combined with the S4 gallop rhythm tells us that the right ventricle is stiffened. अब अगर राइट वेंट्रिकल स्टिफेंड होता ड्यू टू हाइपरटेंशन, लेट्स से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो ECG पर आपको क्या मिलता? Right axis deviation. एक्सीलेंट, ठीक है. एक तो राइट एक्सिस डेविएशन आपको मिलती, और क्या मिलना चाहिए था साथ? QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. एक्सीलेंट, QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता, बिल्कुल, तो वो मिलता है. हाउएवर दिस पेशेंट्स ECG इज अनरिमार्केबल. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द सेकेंड इज the echo finding, which is diagnostic in this case, which helps us with the diagnosis. Echocardiography पे both the atria are enlarged and the ventricle wall is thickened. Ventricle wall thick है, atria are enlarged. Ventricle wall thick जो S4 गैलप को और इन फाइंडिंग्स को सपोर्ट कर रहा, और एट्रिया आर एनलार्ज्ड. एट्रिया क्यों एनलार्ज है? क्योंकि वेंट्रिकल वॉल में जो ब्लड नहीं जा रहा वो एट्रिया को डायलेट कर रहा है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. दिस पेशेंट हैज़ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी ड्यू टू हीमोक्रोमेटोसिस. हीमोक्रोमेटोसिस के अलावा कोई और डिजीजेस आपके ज़हन में आते हैं जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कॉज कर सकें? Amyloidosis. Excellent. Amyloidosis, बिल्कुल, amyloidosis is one example. फिर sarcoidosis भी हो जाता है. इसमें एक important takeaway ये है कि in these cases S4 आपने सुना and S3 might be present, लेकिन S4 is more likely. Similarly JVP raise मिला, कुछ small sign मिला, तो right side is ज़्यादा is more affected. अगर आपको लेफ़्ट साइड इफेक्टेड होती, यू विल ऑल्सो हैव फाउंड क्या मिलता अगर लेफ़्ट साइड इफेक्टेड होती, अगर ज़्यादा इफेक्टेड होती, इन एडिशन टू द सिम्टम व्हाट वुड हैव बीन द एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट. मुझे नहीं समझ आया. अच्छा, आवाज़ बहुत ज़्यादा मफल्ड है, मुझे नहीं सुनाई दिया. मेरे क्वेश्चन डिस्प्लेस हो जाती है, एपिक्स भी डिप्लेस हो जाए. ठीक है, अगर आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है इस पेशेंट में, तो एक एग्जामिनेशन चीज़ जिसको आप जो कॉन्शियसली आपको देखनी चाहिए थी इस पेशेंट में, क्या सुनना चाहिए था और हार्ट के अलावा? लंग साउंड्स, ऑर्थोपनिया तो नहीं है. ऑर्थोपनिया PND की हिस्ट्री और स्पेशली लंग साउंड में बायलेटरल क्रैकल्स, they would have indicated left heart failure. So this patient has some features of right heart failure, one feature of history of left heart failure, and he has a very telling history. He has a very classical history है कि a patient of hemochromatosis, brownish discoloration, new onset diabetes in an old patient, even though the BMI is normal. Type 2 diabetes होती है ना, उसमें BMI normal नहीं होता, patients overweight होते हैं इसलिए. तो normal weight patient, new onset diabetes in such an age, brownish discoloration, heart failure, hemochromatosis, restrictive cardiomyopathy. ठीक है, अब हम अगला केस देखते हैं जल्दी से. अच्छा जी, इस केस की फाइंडिंग्स जरा नीचे हैं, इनको मैं इसको इधर रखता हूँ, इसको इधर रखता हूँ, इसको उठा के इधर आते हैं. अच्छा, so let's take a look at the history of this patient. क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर इस पेशेंट की हिस्ट्री में?
एक तो मैंने भी डाल दिया। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स इन दिस पेशेंट्स हिस्ट्री? जल्दी से 2 केस रहते हैं, इनको खत्म Young करें। age. Young age. Young age, excellent. 14 years old, fever and shortness of breath for the last 4 days. Diagnosed 2 weeks back with sore throat. और And lastly, this patient is unvaccinated. The sequence of assessing this patient clinically will be the same: history, premorbids, pain, shortness of breath, and examination. Let's say the shortness of breath in this patient is present at minimal activity. अगर minimal activity पे present है, shortness of breath, सांस चढ़ता है वॉशरूम जाते हुए लेकिन बैठते हुए नहीं, तो इट इज़ 3, जो हम सारा डिस्कस करते आ रहे हैं काफ़ी देर से। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल्स में वाइटल्स पहले मैं बता देता हूँ जो सिग्निफिकेंट वाइटल्स हैं इस पेशेंट के। फीवर ऑफ 101 एंड ए पल्स ऑफ 110। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेशेंट, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। आपको पता है कि हैंड से लेके फेस, माउथ एंड एंटीरियर नेक, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स ऑफ दिस पेशेंट। पहली पिक्चर में क्या मिल रहा है? Membrane. Diphtheria. पहली पिक्चर में डिप्थेरिया मिल रहा है। फाइंडिंग क्या है? Membrane over the pharynx. pseudomembrane, white pseudomembrane. आपको कैसे पता है कि सूडो मेम्ब्रेन है या ट्रू मेम्ब्रेन है? सिर्फ membrane है। सिर्फ मेम्ब्रेन है। जो देखो, द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज, जो आपको पता है पक्का वही बोलें। दिस इज डिप्थेरिया, ठीक है, दिस माइट बी डिप्थेरिया, हो सकता है, बट जस्ट बाय लुकिंग एट द मेम्ब्रेन यू कैन नॉट से व्हाट इट इज। आपके डिफरेंशियल्स बनते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज इट्स अ मेम्ब्रेन। आपको कलर नज़र आ रहा है तो इट्स अ ग्रेइश मेम्ब्रेन। स्यूडो मेम्ब्रेन है, ट्रू मेम्ब्रेन है, पील करके देखेंगे पता लगेगा, ठीक है। और इस पेशेंट में पील करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका सस्पिशन एक है, बट द फाइंडिंग इज जस्ट अ ग्रेइश मेम्ब्रेन। सेकेंडली, in this second picture, what is the finding? Bull's neck. Bull's neck. Bull's neck. Bull's neck क्यों होती है आपको पता है? Bull's neck तो याद होता है हर किसी को। Bull's neck होती क्यों है? lymphadenopathy. Excellent, lymphadenopathy. तो lymph nodes are enlarged. So you see a whitish, a grayish membrane, and secondly, you see the characteristic bull's neck appearance in this patient. Precordial examination, इस पेशेंट में प्रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन क्या है? द JVP इज रेज्ड, कुस्मॉल साइन इज नॉट प्रेजेंट। पहली चीज़ चलो खुद अलग है। पैल्पेशन पे क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स विच इज़ द एपेक्स बीट इज डिफ्यूज। ऑस्कल्टेशन पे मैं दोबारा आपको हार्ट साउंड सुनाऊंगा ताकि हमारी हार्ट साउंड्स पक्की फिक्स हो जाएं। जो आप सुन रहे हैं बार बार सुनेंगे, आपकी मेमोरी बन जाएगी वर्किंग, एंड इट विल help you in the long run. So the first heart sound which can be present in such a patient, तो कौन सी हार्ट साउंड सुनाई दी थी? S3 gallop. S3 gallop. Excellent. तो चलो हम अभी एक ही हार्ट साउंड के काम करते हैं। S3 gallop. Clinically, up till now, what do you think is the diagnosis in this patient? Heart failure ज़्यादा है और हार्ट फेलियर। Clinically क्या है diagnosis? मुझे 2-3 आवाज़ें ओवरलैप होकर सुनाई दी थी। Heart failure. ठीक है, हार्ट फेलियर। क्लिनिकली आपको कोई वजह समझ आ रही है हार्ट फेलियर की इस पेशेंट में? Due to diphtheria. डिप्थेरिया ने क्या कराया जो हार्ट फेलियर हो गया? मायोकार्डाइटिस, Cardiotoxins. कार्डियोटॉक्सिन्स, एक्सीलेंट। तो कार्डियोटॉक्सिन्स, मायोकार्डाइटिस। तो इस पेशेंट में आपको क्लिनिकली लग रहा है कि दिस पेशेंट हैज़
what this patient has heart failure, या this patient is presenting with heart failure likely due to myocarditis, और आपने मेम्ब्रेन देखी, आपको लगा कि दिस इज डिप्थेरिक मायोकार्डाइटिस। क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए इस पेशेंट में? एको, एको, ईसीजी, ठीक है। तो सीक्वेंस हमेशा याद रखना, सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन दो एकोकार्डियोग्राफी इज़ राइट। पहले हम जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना कि विच इन्वेस्टिगेशंस यू वुड लाइक टू ऑर्डर, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट, बेसिक एंड रेलेवेंट। इन आवर केस द फर्स्ट बेसिक रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन इज एन ईसीजी। ईसीजी के बाद और क्या कराना चाहिए? ठीक है, एको, और क्या करा सकते हैं? चलो पहले ईसीजी देखते हैं, फिर हम देखते हैं क्या करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते। अच्छा, look at this ECG. Rate, rhythm, axis, interval, segments. Only focus on the axis and QRS interval. Left axis deviation and broad QRS. Broad QRS. Left axis deviation, broad QRS. Then finally focus on R wave progression. आर वेव प्रोग्रेशन पे फोकस करें और बताएं कि क्या लग रहा है, व्हाट डज द ईसीजी टेल यू? हाइपरट्रॉफी। क्या है? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में वेंट्रिक वोल्टेजेस तो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज थे ही थे, उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल आ रहा था, ठीक है। इसमें क्यूआरएस प्रोलॉन्ग्ड है, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है, फिर डीप एस वेव्स इन लीड 1 है, और आर वेव में 6 में जो है लीड V6 में आर वेव नज़र आ रही हैं। और नॉर्मली हमें पता है कि V4 और V5 में एस वेव्स नहीं आती, बट वी आर स्टिल सीइंग एस वेव्स। तो क्या है इस पेशेंट को, ईसीजी क्या कह रही है? लेफ्ट ब्रांच, ठीक है, दिस इज द ईसीजी ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो आपने देखा था। दिस पेशेंट हैज़ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। ईसीजी में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। एक को अब ईसीजी के बाद मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि जिस पेशेंट में अभी तक क्या आपको लग रहा है, क्या डायग्नोसिस है इस पेशेंट का? What do you think is the diagnosis in this patient? भाई अभी तक मायोकार्डाइटिस ही लग रहा है। मायोकार्डाइटिस ही लग रहा है। तो मायोकार्डाइटिस कैसे कंफर्म होता है? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा। हमने बहुत शुरू में एक थोड़ी सी क्योंकि मसल्स के अंदर कंडक्टिव सिस्टम होता है ना, तो कंडक्टिव सिस्टम अगर ब्लॉक हुआ तो इट मींस कि मायोकार्डाइटिस में कंडक्टिव सिस्टम भी ब्लॉक हो सकता है और मसल्स इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ ये है कि एक पेशेंट आपके पास है जिसको चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन नहीं है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, क्लिनिकली S3 गैलप है, JVP रेस्ड है, साइंस ऑफ हार्ट फेलियर है, फीवर है। आपको कैसे कंफर्म होगा कि ये मायोकार्डाइटिस है? कोई एक इन्वेस्टिगेशन। अच्छा चलो, मैं आप थोड़ा सा सवाल दूसरी तरह आपसे पूछता हूँ। पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस में डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमने डिस्कस की थी? ब्लड टेस्ट। कौन सा ब्लड टेस्ट था स्पेसिफिकली? ल्यूकोसाइटोसिस। चलो एक्सीलेंट। एक तो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स या सेरोलॉजी। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, एक्सीलेंट। ये दोनों चीज़ें एनलार्ज होंगी। मायोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स आते हैं, सेल्स को मारते हैं, सेल्स और क्रेटिनिन काइनेज। एक्सेलेंट। सीके और कार्डियक एंजाइम्स विल बी एलिवेटेड, जो मैं पॉइंट फोकस करना चाह रहा था। कार्डियक एंजाइम्स विल बी एलिवेटेड क्योंकि मायोकार्डाइटिस में ही भी आपको पता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है,
इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से सेल्स और लोकल टिश्यू की डेथ होगी। सेल्स और लोकल टिश्यू की डेथ की वजह से कार्डियक मार्कर्स निकलेंगे और पेशेंट विल हैव वट एवर दिस, मतलब एलिवेटेड एंजाइम्स उसमें होंगे। सो सीखे एको में अगेन फोकल या डिफ्यूज जो है वो हाइपोकाइनेसिस होगी। अब ये थोड़ी सी नई फाइंडिंग है, इसका मतलब है कि होल ऑफ द हार्ट इज डिक्रीज इन फंक्शन। हाइपोकाइनेसिस तो इस केस को ज़रा दोबारा से एक बार रिव्यू करते हैं। 4-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। थोड़ी सी हिस्ट्री इनकन्सिस्टेंट है कि इस वक्त अगर ये है और इस वक्त ये है तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फीवर होना चाहिए। चलो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर फॉर द लास्ट 4 days, सोर थ्रोट हिस्ट्री है। ऑन एग्जामिनेशन JVP इज़ रेस्ड, PMI is diffuse, S3 gallop. Clinically, this patient has heart failure. If a patient presents with fever plus heart failure with a previous history or a recent history of sore throat, आपके सेहत में क्या डायग्नोसिस आना चाहिए? डिप्थीरिया मायोकार्डाइटिस। ठीक है, diphtheric myocarditis. So this patient is presenting with heart failure secondary to diphtheric myocarditis. इस पेशेंट में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्यों है? मैं पैथोफिजियोलॉजी नहीं पूछना चाह रहा, मैं वैसे ही जनरल सवाल है। आपने डिप्थेरिया सारों ने पढ़ा हुआ है, पता नहीं कॉरिनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया, तो चलो पूछने के वजह बता देता हूँ। इट कैन कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इंक्लूडिंग फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो ये उस लिहाज से रेलिवेंट था। दिस पेशेंट हैज़ हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू मायोकार्डाइटिस। थर्ड केस है, थर्ड और फोर्थ मोरल सेम ही है, जल्दी से इनको देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट फाइंडिंग। भाई इसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इस पेशेंट में। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, अच्छा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की हमने एक तो ये कहा था कि MI नहीं होना चाहिए, दूसरा ऑल 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट मस्ट बी डायलेटेड। इस केस में इस पेशेंट में जो एक तो टिपिकल कॉजेज़ होते हैं डायलेटेड मायोपैथी, दूसरा हार्ट डायलेटेड नहीं है। हाइपोकाइनेसिस का मतलब ये है कि जो वॉल्स हैं उनका मोशन कम हुआ है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के लिए वेंट्रिकल्स और एट्रिया उन सब का डायलेशन उनकी ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं ना कि डायलेटेड है। अगर डायलेटेड नहीं है, सिर्फ उनका मोशन कम हुआ है, तो दिस इज़ नॉट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देन। ओके भाई, लेकिन भाई वैसे मायोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन है तो वो अल्टीमेटली उसको डायलेट कर नहीं देगी। एक्सीलेंट। अल्टीमेटली इट कैन कॉज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जब देखो मायोकार्डाइटिस है, अभी इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो जाएगी, बट जो डैमेज विल स्टे देयर एंड आफ्टर अ वाइल दिस विल बिकम जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हाउएवर एट दिस टाइम, because the ventricles are normal size, there's just decreased motion, this is not dilated cardiomyopathy, but over time it can become dilated cardiomyopathy. तो एक हमने टॉक्सिक देखा, कॉज एल्कोहलिक डायलेटेड मायोपैथी, एक हमने शागस डिसीज़ देख लिया, और एक अब आप और ध्यान में देख लें कि मायोकार्डाइटिस, इवन वायरल, बैक्टीरियल और फंगल, आफ्टर रेजोल्यूशन इट कैन प्रोसीड टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक हो गया? अच्छा टाइम, ठीक है, टाइम भी होने लगा है। लास्ट केस ऑफ द डे, जल्दी से इसको देखते हैं और फिर हम 2 चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। 34-year-old male presents with chest pain for last 4 days, diagnosed case of TB. He is non-compliant with ATD. अब जल्दी से आपने बताना है मुझे हिस्ट्री, इस पेशेंट में क्या क्या पूछेंगे, ये सारा कुछ री राइट करने वाला है। दिस केस इज समवट डिफरेंट। What are the important points you will ask in this patient's history? Cough, night sweat. ठीक है, excellent. Cough, night sweat. He is a diagnosed case of TB. Presenting complaint इस patient की क्या है? Chest pain. ठीक है, presenting complaint is chest pain. तो comorbids, premorbids में हमारे पास आ जाएगा TB, और जो HOPI, HOPC है उसमें चेस्ट पेन है।
तो चेस्ट पेन का सोक्रेटिस के लिहाज से पूरा निमोनिक बनेगा, तो सिंपली मैं इसमें ये लिख लेता हूँ कि सबस्टेरनल चेस्ट पेन है नंबर 1, नंबर 2 वर्स ऑन ब्रीदिंग है, वर्स ऑन लाइंग डाउन है, ठीक है, और चेस्ट पेन। और साथ कोई आप हिस्ट्री पूछना चाहेंगे इस पेशेंट से? एक फीवर की हिस्ट्री पूछ सकते हैं Excellent. और स्प्यूटम की। बिल्कुल, लो ग्रेड फीवर, ठीक है, स्प्यूटम ऑन एंड ऑफ, ठीक है। दिस पेशेंट हैज सेंट्रल chest pain, central substernal chest pain, which is worse on breathing, worse on lying down। ठीक हो गया। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो पेशेंट की बाकी है उसमें आपको बताता हूँ। GPE फॉर द सेक ऑफ थिकनेस अनरिमार्केबल, वाइटल्स में फीवर 110, पल्स 110। प्रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन JBP इज नॉर्मल। पैल्पेशन में भी एपिक्स बीट is localized, पहले सिनेरियो में एपिक्स बीट इज localized। ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग इसकी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो इसकी मैं आपको ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग अभी सुनाऊंगा और वही सीक्वेंस दोबारा फॉलो करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। तो लेट मी जस्ट गेट दी, कहाँ गई इसकी ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग? अच्छा, ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स अभी इसकी मैं आपको सुनाता हूँ। अभी आप सुने ज़रा गौर से इसको। तो नॉर्मल है साउंड या एब नॉर्मल है? एबनॉर्मल हो गया। अच्छा, थोड़ी सी इसकी ड्यूरेशन कम है, मैं आपको एक और साउंड सुनाता हूँ। आप इसको आप ज़रा गौर से सुने और फिर आपने मुझे दोबारा इस सवाल का जवाब देना है। नॉर्मल हार्ट साउंड्स है, नॉर्मल S1 S2 या एबनॉर्मल है? ये एबनॉर्मल है, ठीक है, ये तो बात पक्की हो गई। अच्छा, अब ये हार्ट साउंड जो आपको सुनाई दे रही है क्या ये डिस्क्रीट है या ये कंटिन्यूस है? एक वक्त पे डिस्क्रीट का मतलब है कि एक पॉइंट इन टाइम पे आ रही है और ख़त्म हो जाती है। कॉन्टीन्यूस का ये मतलब है कि S1 S2 के दरमियान है, उनके इर्द गिर्द है या ऑल द टाइम प्रेजेंट है। दोबारा से गौर करें। कॉन्टीन्यूस है। अच्छा, दोबारा से एक बार नॉर्मल हार्ट साउंड सुनते हैं और फिर आपने कंपेयर करना है। नॉर्मल हार्ट साउंड्स दो सुनाई देती हैं, उनके इर्द गिर्द और कुछ नहीं सुनाई देता। एक्स्ट्रा साउंड आ रही है। एक्स्ट्रा साउंड आ रही है। अच्छा, और दूसरा आप ये देखें कि S1 और S2 जिस तरह पहले लेफ्ट डब सुनाई दे रहा था वैसी ही है या उसके इर्द गिर्द भी कोई और साउंड है? S2 के इर्द गिर्द साउंड है। तो इट्स नॉट जस्ट वन साउंड, एक स्पेसिफिक पोर्शन इसका काफ़ी वो सेपरेट सुनाई दे रहा है, बट ओवरऑल इट्स अ कंटिन्यूअस साउंड। तो इट्स नॉट अ एडेड हार्ट साउंड, इट्स नॉट S3, इट्स नॉट S4, ठीक है, इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट जो मुझे अभी तक लग रहा है। अब एक और चीज़ पे गौर करते हैं। कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे। इज़ दिस अ ब्लोइंग साउंड जो हम माइक्रो लीकेज की बार बार सुनते आ रहे हैं, 1, या नंबर 2 इट्स अ स्क्वीकी साउंड। स्क्वीकी से मुराद है जैसे कोई चीज़ रब कर रही हो, तो स्क्वीकी
दोबारा सुनना है, दोनों साउंड्स दोबारा सुनाऊंगा, फिर आपने बताना है। ठीक है, ये एक थी, और मैं दूसरी वाली वीडियो के अंदर से दूसरी सुनाता हूँ। तो कैसी साउंड है ये? रबिंग साउंड। रबिंग सी साउंड है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली ए रबिंग साउंड। तो दिस रबिंग और स्क्वीकिंग साउंड इज हर्ड मतलब एट द माइट्रल एरिया और थ्रू आउट कैल है। रबिंग स्लैश स्क्वीकिंग साउंड, ये क्या सुना है अभी आपने? रब, ठीक है, दिस इज अ फ्रिक्शन रब, एक्सीलेंट। तो व्हाट इज योर डायग्नोसिस अप टिल नाउ? pericarditis. Excellent. So this patient has pericarditis. Which investigation would you like to perform in this patient? क्या परफॉर्म करेंगे, कौन सी इन्वेस्टिगेशन जल्दी से, क्योंकि इसका ECG। एक्सेलेंट। तो पहले हम ECG देखते हैं जल्दी से। इसका ECG आपने पहले नहीं देखा हुआ तो क्विकली जल्दी से देख लेते हैं। रेट रिदम एक्सेस इंटरवल सेगमेंट्स, इसमें हम सिर्फ देखेंगे, जूम कितना कर सकता हूँ, इसमें हम देखेंगे सिर्फ सेगमेंट्स। ठीक है, आपने सारी लीड्स देखनी है, सारी लीड्स में आपने सेगमेंट्स देखने हैं। सेगमेंट्स क्या क्या होते हैं? TP सेगमेंट, PR सेगमेंट, ST सेगमेंट। 3 सेगमेंट्स के मैंने नाम ले लिए हैं। सेगमेंट्स देखें। तो कोई सेगमेंट्स क्या इस पेशेंट में नॉर्मल है या PR प्रोलॉन्ग? प्रोलॉन्ग का क्या मतलब है कि सेगमेंट प्रोलॉन्ग नहीं होते, प्रोलॉन्ग क्या होते हैं? इंटरवल्स। ठीक है, तो हाँ ST एलिवेशन, एक्सीलेंट। कहाँ है ST एलिवेशन? V2 में। V2 में ST एलिवेशन, एक्सीलेंट। और कहाँ है V2 के अलावा? V3, एक्सीलेंट। V4 में भी है। एक्सीलेंट। और कहाँ है? V5, एक्सीलेंट। और V6 में थोड़ी सी है। V6 में थोड़ी सी है, ठीक है। इसके अलावा किसी और लीड में आपको नजर आ रही है ST एलिवेशन? AVF जो 2 है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल सी। ठीक है, तो लीड 2 में नज़र आ रही है। AVF में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, AVF में नहीं है। इधर ड्रॉ करता हूँ, इधर है। इधर ड्रॉ करता हूँ, इधर है। चेस्ट लीड्स में आपको पता था कितने बॉक्सेस होते हैं और लिम्ब लीड्स में आपको पता है कितने बॉक्सेस हैं। तो डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन नज़र आ रही है इन V2, 3, 4, 5, 6, लीड 2 एज वेल। और अगर हम लीड 1 का ये ECG ये पार्ट भी देखें तो इन लीड 1 एज वेल। डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशंस इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब V2, 3, 4, 5, 6 ST एलिवेशंस डिफ्यूज। ठीक हो गया। कोई और सेगमेंट ऊपर नीचे हुआ है इस पेशेंट में इन एडिशन टू दी ST सेगमेंट? बेसलाइन है वो देखो एक लेवल पे नहीं है। अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे सही तरह से नहीं आ रही। जो बेसलाइन है V5 में वो एक लेवल पे नहीं है। एक लेवल पे नहीं है, एक्सीलेंट। ठीक है, मैं यही देखना चाह रहा था। तो दिस इज द TP सेगमेंट। TP सेगमेंट के आगे क्या होता है? अगर ये PR सेगमेंट, एक्सीलेंट। तो रिलेटिव टू द TP सेगमेंट PR सेगमेंट को क्या हुआ है? डिप्रेस हुआ है। बेहतरीन।
तो एक हमें वहाँ पे मिला, फिर एक हमें यहाँ पे फाइंडिंग मिली कि दिस इज़ टीपी सेगमेंट, टीपी सेगमेंट से एसटी ऊपर है, पीआर नीचे है। ठीक हो गया। और हम बाकी लीड्स में भी ऐसे देख लेते हैं, 1 और 2 में भी बेस लाइन पे ऐसे ही है। ये देखो, अगर ये टीपी सेगमेंट है तो उसके मुकाबले पी आर इज़ डिप्रेस्ड एंड एस टी इज़ एलिवेटेड। और एक और इसी चीज़ कोई है, इसमें भी वही है लेकिन इतना डिफाइंड नहीं है। तो इन डिफरेंट लीड्स व्हाट वी आर सीइंग एस टी सेगमेंट एंड पी आर डिप्रेशन। क्या आपको पता है चेस्ट लीड्स का एस टी सेगमेंट एलिवेशन में आपने पढ़ा था और आपने लोकलाइज करके बताया था कि मसला कहाँ कहाँ होता है। तो इस कंडीशन में क्या आप लोकलाइज कर सकते हैं कि ये एस टी सेगमेंट पी आर प्रॉब्लम्स जो हैं ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आ रहे हैं या पूरे थ्रू आउट द हार्ट आ रहे हैं? थ्रू आउट द हार्ट। तो दिस पेशेंट हैज़ डिफ्यूज का मतलब है थ्रू आउट द हार्ट, डिफ्यूज एस टी एलिवेशन एंड पी आर डिप्रेशन, ऐसे ही है। अब आप एस टी एलिवेशन को जल्दी से गौर करें, लीड 5 में गौर करें। तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द एस टी सेगमेंट? ठीक है, इज इट फ्लैट, इज इट राउंडेड, क्या है शेप इसकी? कर्व्ड है। दिस इज अ कनकेव, मतलब कर्व्ड अपवर्ड्स या कनकेव अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ कनकेव है। तो डिफ्यूज कनकेव अपवर्ड्स एस टी एलिवेशन एंड पी आर डिप्रेशन, ECG पर ये फाइंडिंग्स हैं। और कोई आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहेंगे इस पेशेंट पे? Echocardiography. Excellent. Echocardiography in this patient is normal. So this patient who has TB, tuberculosis, और ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा, अब सेंट्रल चेस्ट पेन, सेंट्रल प्लोरेटिक चेस्ट पेन for the last 4 days, in addition to fever, on auscultation we are hearing a friction rub, a pericardial rub, and on ECG we are seeing diffuse concave upwards ST elevation and PR depression. With a normal echocardiography, this patient has what? Tuberculous pericarditis. Excellent. This patient has tuberculous pericarditis. अगर मैं कहता कि इस पेशेंट का एको नॉर्मल नहीं है, एको के साथ हाइपोकाइनेसिस है, तो काइनेसिस मूवमेंट किसका फंक्शन है? मायोकार्डियम का। तो इफ आई से दैट द एको आल्सो शोज हाइपोकाइनेसिस, देन व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? Myocarditis. और बाकी सारी फाइंडिंग्स भी ऐसी ही यही हैं? Pancarditis. नहीं, पैनकार्डाइटिस का मतलब है कि एंडोकार्डाइटिस भी हो। तो एंडोकार्डाइटिस के लिए वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन का होना ज़रूरी है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओनली 2 आर प्रेजेंट। दिस इज मतलब मायो एंड पेरिकार्डाइटिस बोथ आर प्रेजेंट इन दिस पेशेंट। तो और क्या, अगर ठीक है, और डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं दोनों में? अगर फाइंडिंग सिमिलर हो, ECG पे चेंजेस ना मिलें, एको पे चेंजेस ना मिलें, फिर Cardiac enzymes. ठीक है, cardiac enzymes. Excellent. This patient had pericarditis. इस patient को था pericarditis. अच्छा, the same patient, we have the same patient over here. There is the same history. ठीक है, इसको 17 हो रहे हैं। ये आखिरी केस है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जल्दी से इसको भी ख़त्म करते हैं। दिस इज़ द लास्ट केस। ठीक है, हिस्ट्री इज़ द सेम। जो GPE और एग्ज़ाम फाइंडिंग्स हैं वो मैं बस कहीं से चुराने लगा हूँ, यहाँ से। ठीक है, तो दिस पेशेंट हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर द लास्ट 3 weeks. ही इज़ अ डायग्नोस्ड केस ऑफ TB, नॉन कंप्लाइंट विद ATT, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, टेकिंग मेडिकेशन ऑन एंड ऑफ। पेन इस में नहीं है, नो सिक्राइटिस का फ़ायदा नहीं। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन 3 क्लासिफिकेशन है ऑन एग्जामिनेशन, ऑन वाइटल्स, precordial examination JVP is raised, Kussmaul sign is present. Auscultation finding इसकी हम
देख लेते हैं इस पेशेंट की जल्दी से। मैं आपको हार्ट साउंड सुनाऊंगा दोबारा से। अगेन द सीक्वेंस नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, S1 S2। चलो पहले हम हार्ट साउंड सुन लेते हैं एक बार। हैव अ लिसन टू दिस पेशेंट्स हार्ट साउंड। Is this a normal heart sound? Abnormal. Abnormal है। तो you're hearing a additional heart sound और a murmur। क्या सुनाई दे रहा है? Heart sound है but उसकी pitch कम लग रही है. अच्छा, क्या ये साउंड S1 और S2 के दरमियान कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक ऑक्यूपाई कर रही है या सिर्फ किसी एक साउंड के इर्द गिर्द आ रही है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम? दोबारा से गौर करें। S2 की गिर्द है. ठीक है, किसी एक के गिर्द है। अभी हम देखते हैं किसके गिर्द है। तो किसी एक हार्ट साउंड के इर्द गिर्द है या ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन अप्लाई है? इसमें ड्यूरेशन है S2 के S2 के इर्द गिर्द। एक्सीलेंट, S2 के इर्द गिर्द है। तो ओवर टाइम जितनी आप हार्ट साउंड सुनेंगे आपको कैरोटिड पल्स के बगैर भी समझ आ जाएगी कि S1 और S2 कौन सी हैं। तो थोड़ा सा ना एक मेमोरी बनना शुरू हो जाती है, बट ऑलवेज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कैरोटिड पल्स पैल्पेट करना है। तो वी आर सीइंग ए हार्ट साउंड, ए एडेड साउंड, एन एडेड हार्ट साउंड एट S2। ठीक है, बिल्कुल S2 के ऊपर है। इस हार्ट साउंड का क्या कैरेक्टर है? इज इट सॉफ्ट, लो पिच्ड लाइक अ ड्रम, और उस तरह की है जिस तरह हम S3 और S4 देखी थी? क्या वैसी है ये हार्ट साउंड कैरेक्टर वाइज? मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि आपने S3 और S4 सुनी हुई हैं। तो दोबारा से एक बार इसको सुने और देखें कि S3 या S4 जैसी है जैसे हमने S3 S4 सुनी थी। क्या ये S3 और S4 की तरह की है, लो पिच्ड साउंड? जी भाई। अच्छा, चलो एक बार दोबारा नो S3 आप दोबारा सुनो। नहीं कोई तो मत। बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ हिल रही होती है, इस तरह की आवाज़ आ रही है। हाँ एक्सीलेंट, कोई चीज़ ऐसे हिल रही होती है। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक बार S4 S3 दोबारा सुनाना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। S3 दोबारा सुनो। क्या ये साउंड उस तरह लो पिच्ड है और ये किसी रिदम में आ रही है या नहीं? रिदम में नहीं है। रिदम में नहीं ये वाली है, हाई पिच है. हाई पिच है। ये जिस तरह आप में से किसी ने ऐसे चीज़ किसी के साथ लग रही होती है। तो दिस एडेड हार्ट साउंड विच कम्स जस्ट ऑन टॉप ऑफ S2 एंड इसका कैरेक्टर ये है कि इट्स अ नॉकिंग साउंड, ऐसे समथिंग इज हिटिंग अनदर साउंड। हैव अनदर लिसन टू दिस साउंड और फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, दिस साउंड इज ए पेरिकार्डियल। क्या है ये साउंड? पेरिकार्डियल नॉक। एक्सीलेंट, दिस साउंड इज ए पेरिकार्डियल नॉक। ठीक है, पेरिकार्डियल नॉक क्या है कि S1 के बाद सिस्टली होती है, उसके बाद S2 होती है। S2 के अंदर वेंट्रिकल्स जब फिल कर रहे होते हैं तो वेंट्रिकल्स जब एब्रप्टली पेरिकार्डियम के साथ जाके लगते हैं तो फिलिंग स्टॉप हो जाती है वेंट्रिकल्स की, और इस एब्रप्ट जब ये वेंट्रिकल पेरिकार्डियम के साथ जाके टकराता है तो पेरिकार्डियल नॉक बनता है। ये साउंड किस कंडीशन में सुनाई देती है और इसलिए काफ़ी स्पेसिफिक है इस कंडीशन के लिए? Constrictive pericarditis. Excellent. This patient has constrictive pericarditis. ठीक है, ECG findings इसमें pericarditis है, they should be normal
और दे शुड शो द सेम चेंजेस जो हमने पहले देखी थी। लेकिन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के बाद होता है, तो उस वक्त तक चेंजेस हो जाती हैं। पहले पेशेंट में एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है जिसकी फाइंडिंग्स लेफ्ट साइड पे हमने देखी हैं। पेरिकार्डाइटिस एक्यूट जब रिजॉल्व कर जाए उसके बाद स्कारिंग हो जाती है पेरिकार्डियम में। व्हेन द पेरिकार्डियम इज स्कार्ड, उस पे ये होता है कि पेरिकार्डियम इज़ नॉट एबल टू अकोमोडेट द राइट वेंट्रिकल। उसमें ये होता है कि जब राइट वेंट्रिकल ज़्यादा इलाज नहीं कर पाता तो जो वीनस रिटर्न है इट इज़ नॉट अकोमोडेटेड, हेंस द जेवीपी इज़ रेस्ड। इंस्पायरेशन में वीनस रिटर्न और इंक्रीज होता है, वो भी अकोमोडेट नहीं हो पाता, कुछ स्मॉल साइन प्रेजेंट होता है। जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं तो वो वेंट्रिकल जो है, जब उस वीनस रिटर्न थोड़ा सा आता है तो वेंट्रिकल जो है पेरिकार्डियम के साथ हिट होता हुआ फील होता है, क्योंकि पेरिकार्डियम तो स्टिफ हो गया स्कारिंग की वजह से, हेंस यू हेयर द पेरिकार्डियल नॉक। दिस पेशेंट हैज़ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक हो गया। ईसीजी नॉन स्पेसिफिक हो सकता है, इसमें नॉर्मल हो सकता है, या अगर एक्यूट स्टेज है तो पिछली वाली फाइंडिंग्स होंगी। एकोकार्डियोग्राम में क्या मिलना चाहिए आपको हिसाब से इस पेशेंट पे जिसका पेरिकार्डियम सख्त हुआ हुआ है, स्टिफ हुआ हुआ है या स्कारिंग हुई भी है? एको हार्ट की पिक्चर लेने का तरीका है, तो पेरिकार्डियम कैसा नज़र आएगा एकोकार्डियोग्राम में ऐसी कंडीशन में? नॉर्मल होना चाहिए भाई। पेरिकार्डियम कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में पेरिकार्डियम स्कारिंग, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी। एक तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी एब्रप्टली कम होगी क्योंकि जो नॉक है वो आपको उसमें नज़र भी आएगा। पेरिकार्डियम अगर स्कार्ड है और स्टिफेंड है तो वो एको पर थिक नज़र आएगा। तो एकोकार्डियोग्राफी की जो फाइंडिंग है इसमें जो मैं एक स्पेसिफिक बताना चाह रहा था कि खुद सोचो कि एक जगह इन्फ्लेमेशन हो के हटी है और अब वहाँ पर स्कारिंग हो रही है, तो सच एन एरिया माइट बी थिकेंड। इफ़ यू विल फाइंड द फाइंडिंग इट विल बी अ थिकेंड पेरिकार्डियम। लेकिन भाई हमने उस दिन एको की आपने वीडियोस दिखाई थी तो उसमें पेरिकार्डियम तो हमें नजर ही नहीं आ रहा था, हम अंदर से देख रहे थे ना, चेम्बर्स को। चेम्बर्स देख रहे थे, लेकिन चेम्बर्स देखो, चेम्बर्स पे जहाँ पे वॉल्स नज़र आ रही थी, वॉल्स एंडोकार्डियम का पार्ट बनाती हैं, उसके साथ वॉल्स जो थी वो मायोकार्डियम का पार्ट बनाती हैं और उसके आउटसाइड पेरिकार्डियम होता है। तो यूजुअली वही बात है कि एक तो देखना, क्योंकि स्पेशलिस्ट चीज़ है, मुझे भी नहीं देखना आता और मैं फिर आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता, लेकिन जो फाइंडिंग है कैरेक्टरिस्टिक वो ये कि थिकेंड होगा। वो एको फाइंडिंग है और हर किसी में डिफरेंट होगी। अब एको मतलब ना मेरा इतना है लेवल, ना हमें ज़रूरत है स्टेज पे कि हम एको देख के उसकी फाइंडिंग्स पिक कर सकें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ईसीजी या चेस्ट एक्सरे देख के फाइंडिंग्स पिक कर सकें, एको नहीं है। तो इससे सिर्फ एको की फाइंडिंग्स आपको पता होना ज़रूरी है, बाकी नहीं। और दूसरा, एको पे क्या आपको मिलेगा, एक एब्रप्ट या सडन स्टॉप इन डायस्टली, क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो एक हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। जब वो हद इसकी पहुंच जाएगी, लेट्स से कि पेरिकार्डियम इज थिकन्ड टिल हियर, तो एज सून एज द वेंट्रिकल अकोमोडेट्स द वीनस रिटर्न दोनों तरफ से, जब वो पहुंचेगा तो सडन एक स्टॉप आएगा, वो आपको नज़र आएगा इन एकोकार्डियोग्राफी एंड यू विल हियर इट एज द पेरिकार्डियल knock. So all of the cases which we have seen today, they were related to pericardial or myocardial diseases. ये सारे पेरिकार्डियल और मायोकार्डियल डिजीजेस के हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि all of these can present as heart failure. तो there are some subtle features, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि क्या है, कौन सी डिजीज़ है स्पेसिफिकली। तो उन पॉइंट्स पर आपने फोकस करना है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो कोई क्वेश्चंस जो होते हैं उन पॉइंट्स के रिगार्डिंग वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, या अभी मैं थोड़ी देर बैठ रहता हूँ, किसी के स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछ लें, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं। तो दिस सेशन इज़ ओवर, ठीक है। इन डिजीज़ को बाद में